Okay, Ji, and you can see my screen. Okay, so we had started our discussion about statistic, and so on and so forth. लास्ट टाइम जो बातें हमने की थी, अगर आपका कोई सवाल है, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो यू मे प्लीज अराइज दैट. And if you are not to speak, please turn off your mics. सईद अब्बास, आपका माइक ऑन है. Okay. ओके जी, सो लास्ट टाइम हमने बात की थी स्टैटिस्टिक्स की कुछ बेसिक्स के बारे में, राइट? सो statistics as a tool, as a field of study, as a measure, and so on and so forth. स्टैटिस्टिक्स की अहमियत पर्टिकुलरली मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी कुछ ख़ास वजूहात हैं. एक तो ये कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं. विद दैट हमारे पास एप्लीकेशन एरियाज़ बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहे हैं. लेकिन बुनियादी तौर पे चूंकि स्टैटिस्टिक्स डेटा के साथ प्ले करता है, तो डेटा की अवेलेबिलिटी ने इसको बहुत इनकरेज किया है. चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लग गया है, हमारी डेटा कलेक्शन के मेथड्स, सोर्सेज बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, कंप्यूटिंग बहुत मैच्योर हो गई है, डेटा को प्रोसेस बहुत किया जा सकता है, स्टोर बहुत किया जा सकता है. सो ऑल these ornaments have contributed to the growth of statistics in terms of its usability and adaptability. स्टैटिस्टिक्स को मुख्तलिफ अंदाज में डिस्कस किया जा सकता है. मसलन फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ एन आर्ट ऑफ समराइजिंग डेटा, और a science of uncertainty, or science of decisions and variations, an art of forecasting, a science of measurement, or the basis for principal data collection. अब अगर हम आर्ट ऑफ समराइजिंग डेटा के बारे में बात करें, तो हमारे पास डेटा बहुत सारी मिकदार में होता है. अक्सर जगहों पे हमारे पास डेटा की तादाद इतनी ज़्यादा होती है, डेटा की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि हम सारे डेटा को स्टडी नहीं कर सकते. सो अक्सर हम उसकी समरी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं. मिसाल के तौर पे टमाटर की प्राइस पूरे मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे क्या रही, दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू रियली नरेट टू पीपल. सो हम एक समरी तैयार कर सकते हैं उसकी. इसी तरीके से मार्केट का एनालिसिस करना हो, तो मार्केट की भी समरी तैयार की जा सकती है. अगर हमने अपने रिजल्ट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर को प्रेजेंटेशन देनी हो कोई यूनिवर्सिटी में 70,000 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स क्या रहे, तो हम उसे एक एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं बता रहे होंगे. वी विल बी समराइजिंग इट सम वे. सो स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग डेटा. सिमिलरली हम ये कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी. Now, the fundamental thing that stamps this particular fact is that data can be misleading. अब डेटा मिसलीडिंग कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे अगर हम वेदर का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जिन सेंसर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, उन सेंसर्स की एक्यूरेसी डिफरेंट हो सकती है. आप अगर मार्केट से सेंसर्स खरीदेंगे, तो मुख्तलिफ प्राइस रेंज में आपको आपको मुख्तलिफ सेंसर्स मिलेंगे, और सबका एरर टॉलरेंस डिफरेंट होगा. आप किसी जगह पे ऐसे सेंसर से रीडिंग ले रहे हैं जिसका एरर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत अच्छा, बहुत फाइन ग्रेन सेंसर है, और किसी दूसरी जगह पे मेजरमेंट किसी ऐसे सेंसर से ले रहे हैं जो बहुत हल्का सेंसर है, और जिसका एरर टॉलरेंस बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा एरर अफोर्ड करता है, राइट? दोनों केसेस में आपके पास जो डेटा की बेसिस के ऊपर अगर आप कोई मेजरमेंट्स तैयार कर रहे हैं या एवरेज तैयार कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा करेक्ट तस्वर नहीं की जा सकती. फिर हम डेटा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं? मिसाल के तौर पे सेंसस की डिप्लॉयमेंट किस तरीके से हुई, उसके इर्द गिर्द का जो माहौल था वो उसकी रीडिंग को कैसे मुतासर कर रहा था. ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट हैविली. इसी तरीके से अगर हम अपने सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स को देखें,
तो इट इज़ पॉसिबल कि एक सब्जेक्ट आपको कम आता हो और उसमें आपके ग्रेड्स थोड़े बेहतर हों, और एक सब्जेक्ट आपको ज़रा बेहतर आता हो लेकिन कंपैरेटिवली आपका ग्रेड उसमें कम हो, बिकॉज डिफरेंट टीचर्स विल टीच डिफरेंटली एंड दे विल लाइक गेज यू डिफरेंटली। सो हम डेटा की बेसिस के ऊपर जो बात भी कह रहे होते हैं, हम उसके बारे में 100% यकीन नहीं रख सकते कि हाँ ये बात जो डेटा से हमें सामने नज़र आ रही है यही हतमी बात है और इसके अलावा कोई बात नहीं है। सो हम जो भी डेटा की बेसिस के ऊपर जो कह लें कि हम अपने क्लेम्स तैयार कर रहे होते हैं, हमें उनके बारे में एक सर्टन सेंस ऑफ अनसर्टनिटी मेंटेन करनी पड़ती है, हमें एक मार्जिन ऑफ एरर अफोर्ड करना पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मेडिकल के कोई टेस्ट भी करवाते हैं तो मेडिकल के टेस्ट भी जिन इक्विपमेंट्स पे होते हैं उनके साथ लिखा जाता है कि इसका मार्जिन ऑफ एरर कितना है। फॉर एग्जांपल अगर एक डिवाइस है उसका मार्जिन ऑफ एरर 2% है, जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर वो कैंसर की तशखीस के लिए इस्तेमाल हो रही है और उसका एरर टॉलरेंस जो है वो 98% जो है वो एरर्स जो है वो उसमें नहीं आते, तो हम ये कहेंगे कि डिवाइस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बट स्टिल दिस मीन्स कि 100 में से 2 ऐसे केसेस ज़रूर हो सकते हैं जिनको वो गलत रिपोर्ट करे, यानी उनको कैंसर हो और वो ना बताए, या उनको कैंसर ना हो और वो बता दे, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन लाइक इट कैन मैटर बिग टाइम। सो सिचुएशन के मुताबिक ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है। सो स्टेटिस्टिक्स इज टेकन, जहाँ हम इसे आर्ट ऑफ समराइजेशन कहते हैं, वे इसी तरह के तरीके से ये साइंस ऑफ अनसर्टनिटी भी है। नाउ इट इज ऑल्सो टेकन एज साइंस ऑफ डिसीजंस। देखिए हमारा जो यानी कह लें कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो किस बात पर बेस करता है। हमें अगर कोई डिसीजन करना हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अपने तमाम एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते हैं, हम दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हम उनसे राय ले सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कि आप लोग भी इन प्रोसेस से पहले गुजरे हुए हैं, राइट। सो उन सब चीज़ों को देखकर, अपने सर्कमस्टांसेस को देखकर फिर हम डिसीजन करते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल होगी। ना इन अ नटशेल इफ आई से ऑल दिस इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा। बिकॉज जब हम अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में बहुत सारा डेटा है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे ऐसे हुआ था एंड उसका नतीजा ये निकला था, उसने ऐसे एक्ट किया था एंड इट वेंट ऑन लाइक दैट, आई वेंट थ्रू दिस सिचुएशन एट दैट टाइम एंड like I took these actions and these actions paid me off, or they were like not very rewarding or whatever, right? So basically statistics is a science of decisions as well, right? So हम बुनियादी तौर पर डेटा ड्रिवन डिसीजंस करने में इंटरेस्टेड होते हैं और स्टैटिस्टिक्स हमें वो टूल्स मुहैया करता है जिसके जरिए हम डिसीजंस कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव। फिर हम ये भी कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ वेरिएशन, राइट। सो ख़ास तौर पे जब हम डेटा को किसी ना किसी तरीके से समराइज कर रहे होते हैं तो समरीज के एतबार से वेरिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी क्लास में लोगों का एवरेज वेट लें, राइट। सो सपोज हम सब लोगों का वेट करते हैं और पता चलता है कि द एवरेज वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास इज से 55 kilograms, right? So this is a central value that we have told, right? Where we are saying that the average weight of a student in this class is 55 kg. अब ये 55 kg कैसे निकालना है? हमने हर एक इंडिविजुअल का वेट किया और उसकी बेसिस के ऊपर उन तमाम वेट्स को सम करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड किया, तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिल गई कि ये इतनी एवरेज वैल्यू आती है, राइट। नाउ लुकिंग एट द एवरेज वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि इसमें वेरिएशन कितनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 60 जमा 70, इन दोनों की एवरेज 50 होती है, 60 जमा 70 की एवरेज 65 होती है। चले हम इसको सिंप्लीफाई अगर कर ले तो हम कहते हैं 40 और 60 की एवरेज 50 होती है, 30 और 70 की एवरेज भी 50 होती है, 20 और 80 की एवरेज भी 50 होती है, 10 और 90 की एवरेज भी 50 होती है और 0 और 100 की एवरेज भी 50 होती है। सो सेंट्रल वैल्यू अगर आपके पास हो तो उससे हम डायरेक्टली ये बात नहीं बता सकते कि वेरिएशन कितनी है। वेरिएशन कैन बी like very different under the same central values. For example, average American has around $6,000 of credit card debt. ये एक आम अमरीकी ने ऑन एवरेज $6,000 क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट पे करने हैं,
right? So this is the central value of credit card debt in US population. लेकिन 10% of Americans have more than $30,000 in credit card debt. That means variation of credit card debt is the in the US population is relatively different. 6,000 एवरेज है पूरी पॉपुलेशन का, लेकिन इस पॉपुलेशन में 10% लोग ऐसे हैं जिनका डेट बहुत ज़्यादा है, $30,000 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी होगा कि इस पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी होगी या वट एवर जिसका डेट जो होगा वो 6,000 से कम होगा। सो 6,000 इज एन एवरेज वैल्यू, राइट? The extreme values can be very different. So the variation, so statistics is also taken as a science of variations, कि हम इन variations को किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से measure कर सकते हैं, किस तरीके से understand कर सकते हैं और किस तरीके से use कर सकते हैं. Then statistics is also taken as an art of forecasting. You would have seen like आपके मोबाइल के ऊपर एक गैजेट जो है वो आपको ये बता रही होती है कि यानी इस वक्त का टेम्परेचर क्या है, और अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो इट कैन टेल यू कि अगले आने वाले 10 दिनों की फॉर एग्जांपल फोरकास्ट क्या है. तो वो फोरकास्ट किन फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर है कि लाइक करंटली क्या है, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे कब कैसे पहुंचेगी. मिसाल के तौर पे हवाओं का रुख कैसा होगा, ऊपर जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो इस वक्त किस फॉर्मेट में हैं, कौन से क्लाउड किस टाइम पे किस जगह पे किस तरह ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे. बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स, द हिस्टोरिकल थिंग्स एंड द थिंग्स दैट वी कैन स्टडी फ्रॉम आवर विजन, जिस हद तक हम देख सकते हैं, तो उन सब चीज़ों की बेसिस के ऊपर हम कुछ चीज़ों को फोरकास्ट करने की कोशिश भी करते हैं. वेदर के अलावा मिसाल के तौर पे लाइक यूएस के अंदर अब ये रेगुलर एक्टिविटी है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को इस्तेमाल करके, स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके इलेक्शन के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट किया जाता है. और क्वाइट ऑफन ये रिजल्ट्स जो प्रेडिक्ट किए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते उनसे जो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है. इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप एक नई ड्रग किसी डिजीज़ के लिए मुतारिफ करवाते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये ड्रग कितनी इफेक्टिव होगी, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं. ज़ाहिर है आप सारे लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को वो ड्रग नहीं खिला सकते, लेकिन आप सेलेक्टेड लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रग किस सिचुएशन में, किस प्रॉब्लम में, किस पर्टिकुलर डिजीज़ में किस कदर इफेक्टिव रहेगी और इसकी कितनी डोज कितनी इफेक्टिव होगी. Then statistics is also taken as a science of measurement, right? So measurements कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वेरी करती हैं कि measurements के मानी हम क्या लेते हैं या measurements के बारे में हम कितने कंसर्न होते हैं. मिसाल के तौर पे कुछ measurements ऐसी होती हैं जो हाईली एक्यूरेट हो सकती हैं या होती हैं या जिनके बारे में हम कंसर्न होते हैं कि वो हाईली एक्यूरेट हों. सो फॉर एग्जांपल अ पर्सनस एज और हाइट, अगर हमें आपकी उम्र बतानी है तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं. Like we can tell it in terms of number of days, or we can also tell it in the number of years, number of months and number of days. We can also tell it in the number of weeks or whatever, but we can tell it exactly. Similarly height को बहुत ज़्यादा accuracy के साथ measure किया जा सकता है. हम एक fine scale लेकर और आपकी height को सेंटीमीटर्स की हद तक बहुत आसानी से करेक्टली measure कर सकते हैं. अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी measurement इतनी आसान नहीं होती. मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर है. ठीक है. सो अगर आप ब्लड प्रेशर को मेजर करना चाहें तो एक विद इन वन रीडिंग देयर कैन बी सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक वेरिएशन कि आप कितना फाइन ग्रेड अंदाज में इसको रीड कर सकते हैं. इन एडिशन टू दैट इट चेंजेस वेरी क्विकली. लाइक आपकी उम्र और हाइट इतनी तेजी से तब्दील नहीं होती जितनी तेजी से आपका ब्लड प्रेशर तब्दील होता है. तो हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर में होना, थोड़ा सा ऊपर 121 22 23 हो गया, ये 117 18 19 हो गया, और जो लाइक सिस्टोलिक है वो फॉर एग्जांपल 80 81 82 हो गया या थोड़ा सा एक दो पॉइंट नीचे हो गया. दिस कॉमन लाइक जंप इज वेरी नॉर्मल. सो देर आर like things which are like highly accurate and there are things which are very difficult to be measured accurately, right? अच्छा, फिर मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल भी होती हैं. मिसाल के तौर पे if we want to measure the mood of someone, right? The mood is not like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Like we can say good, bad, so so, but what does good mean? Very good? No, very very good.
लाइक सो इट्स समथिंग विच इज नॉट वेरी इजी टू बी मैयर टेंजिबली। तो मूड को हम बहुत आसानी से टेंजिबली न्यूमेरिकली मैयर नहीं कर सकते। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, नफ्सियाती पहलू हैं एक इंसान की शख्सियत के, इन सब चीज़ों को इतनी आसानी से मैयर ही नहीं किया जा सकता। तो कुछ चीज़ें बहुत एक्यूरेटली मैयर की जा सकती हैं, कुछ चीज़ों को एक्यूरेटली मैयर करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें मैयर कर लेते हैं। और कुछ चीज़ों को फंडामेंटली मैयर करना ही बहुत मुश्किल होता है, उनको सिरे से मैयर करना हमारे लिए आम तौर पर पॉसिबल नहीं होता। सो वी डू सम काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन इन सम वे। ओके, नाउ स्टैटिस्टिक्स एज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्ड डेटा कलेक्शन। अब ज़ाहिर है जब हम ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर हम डेटा ड्रिवन जो है वो कुछ मेथड्स अप्लाई करके कुछ चीज़ें प्रोडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, मैयर करने की कोशिश करेंगे, उनकी सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को मैयर करने की कोशिश करेंगे, वहीं पे डेटा कलेक्ट कैसे करना है और कितना करना है, ये उसूल भी हमें स्टैटिस्टिक्स सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकें। अगर हम डेटा कलेक्ट कर लें, जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर लेंगे उतनी बेहतर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी प्रोसेसिंग के बाद, लेकिन समटाइम्स ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकें। इन प्रिंसिपल सिरे से हम बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकें। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, सो इस सूरत में क्या होता है कि हमें ये ट्रेड ऑफ्स डिसाइड करने पड़ते हैं कि कितना डेटा कलेक्ट करके हम कितनी यकीनी बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ यू सी, तो जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये देखना होता है कि इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रैशिंग, उनकी जो कार है उसकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी। So a manufacturer needs to tell the people who are buying the car कि in terms of crash कार कैसे बिहेव करेगी। So for example you want a crash to be as safe as possible। आप चाहते हैं कि अगर गाड़ी क्रैश हो जाए किसी वजह से तो वो इस कदर सेफ हो कि उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स बच सकें। अब ये चीज़ मैयर करने के लिए कि क्या आप एक ऐसी कार बना पाए हैं जिसके अंदर पैसेंजर्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा होगी या नहीं, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग। तो आप कितनी गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को एक्यूरेटली मैयर करेंगे कि ह्यूमन सेफ्टी इसके अंदर किस हद तक इंश्योर्ड है। सो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, राइट। सो ये सवाल भी स्टेटिस्टिक्स के ज़िम्मे आता है कि कितना डेटा ज़रूरी है, और जब डेटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं किया जा सकता तो हम फिर क्या ऐसे टूल्स, क्या ऐसे तरीके, क्या ऐसे मेथड्स, क्या ऐसी असर्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि फॉर एग्जांपल दिस कार इज सेफ इनफ विद लाइक दिस मच एक्यूरेसी और व्हाटएवर, राइट। सो स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ फॉर प्रिंसिपल्ड डेटा कलेक्शन। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की एवोल्यूशन को देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो बहुत पुराने वक्तों में भी लोग स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किया करते थे, ठीक है, फसलों के बारे में, फ्लड्स के बारे में, आबादी के बारे में, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत पुरानी मूवीज़ भी देखेंगे, बहुत पुराने शोज़ भी देखेंगे जो हिस्टोरिकल टाइम्स को पोर्ट्रे कर रहे होंगे, तो उसके बारे में, उसमें भी आपको ये बात होती नज़र आएगी कि फ़लाँ शहर की आबादी कितनी है, फ़लाँ शहर में या फ़लाँ कस्बे में कितने लोग आबाद हैं, जानवर कितने हैं, या मिसाल के तौर पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, फसलें कितनी ग्रो कर रही हैं, कितनी जगह से कितनी फसल आपको मिल जाती है। इन चीज़ों के बारे में लोग हमेशा इंटरेस्टेड रहे क्योंकि इनके साथ लोगों का माश, ज़िंदगी, माशरत, हर चीज़ जुड़ी हुई थी। लेकिन फॉर्मल स्टेटिस्टिक्स का आगाज़ 17,000s में होता है, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी आती है, रैंडमनेस आती है और वेरिएशंस के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट ऑब्वियसली स्टेटिस्टिक्स एग्जिस्टेड। प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक चांस जो है, द थ्योरी ऑफ चांस रियली स्टार्टेड टू अपीयर इन दैट सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर हमारा मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, राइट।
और जिसको फिर बाकायदा अप्लाई किया गया। जैसे अब आप देखें तो हर मुल्क में बाकायदा सेंसस होता है, जिसे मरदमशुमारी कहते हैं, ठीक है। मरदमशुमारी के अंदर पूरी आबादी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। हमारे मुल्क में नादरा के पास तकरीबन पूरी पॉपुलेशन का डेटा मौजूद है, उनके बारे में बहुत सारे ऐसे स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं जिनका किसी एक जगह पे और मौजूद होना बहुत मुश्किल है। 20th सेंचुरी में स्टैटिस्टिकल थ्योरी काफ़ी मैच्योर हुई, उसके नए एप्लीकेशन एरियाज वजूद में आए, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, मार्केट के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, रोड कंडीशंस के अंदर, प्राइसिंग से मुतल्लिक, हर चीज़ से मुतल्लिक जो स्टैटिस्टिक्स थे उनकी अहमियत को माना गया और उनको फिर इस्तेमाल किया गया ताकि इसको ह्यूमन बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और फिर 21वीं सदी में ख़ास तौर पर स्टैटिस्टिक्स की अहमियत एक एक्सट्रीम पे चली गई जब हमारे पास मैसिव डेटा सेट्स आ गए, डेटा साइंस एज अ फील्ड इमर्ज हो गई और मशीन लर्निंग वजूद में आ गई। सो लाइक वी आर मेकिंग यूज ऑफ like all sorts of data sets now to make data driven decision makings which are considered more informed and useful decision makings. स्टैटिस्टिक्स के साथ अब मिलती जुलती फील्ड्स कौन सी हैं? लुक, एक है लाइक यू सी स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट फील्ड के तौर पे, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स किन किन फील्ड्स के साथ मिलकर क्या क्या नतीजे प्रोड्यूस कर रही है? सो वन ऑफ द लाइक मोस्ट लाइक एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड लाइक डोमेन इज एन एनेबलिंग डोमेन इज कंप्यूटर साइंस, जहां हम एल्गोरिदम्स यानी हमने लॉजिक कैसे बनानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर वर्किंग विद डेटा, कोई भी डेटा है जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर तो हमें मुख्तलिफ किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? जैसे सादा सा इंटीजर एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर्स है, और इसी तरह इस तरीके से इनकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। सो वो हमें कंप्यूटर साइंस से मिलते हैं। एंड देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा। सो एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो कंप्यूटर साइंस बुनियादी तौर पे वो एनेबलिंग फील्ड है जो हमें इस काबिल बनाती है कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम स्टैटिस्टिकली देख रहे हैं और हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, कहाँ से लेंगे, दिस कम्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. Another important allied field is obviously mathematics. Often statistics and mathematics are not like separated. They are like बहुत सारी जगहों पे departments इकट्ठे भी होते हैं. The language and notation for expressing statistical concepts concisely. Tools for understanding properties of statistical model. मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि formal representation की ज़बान mathematics है. नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे, उनके दरमियान ऑपरेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिस किस्म की कैलकुलेशंस हम नंबर्स के ऊपर करना चाहते हैं, जिस किस्म के एडवांस टूल्स हमने बना लिए हैं, मिसाल के तौर पे कैलकुलस है या एनालिटिकल ज्योमेट्री है या लीनियर अलजेब्रा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट करनी है, कैसे कंप्यूट होनी है, ये सारा टूल्स सेट हमें मैथमेटिक्स से मिलता है, राइट। सो स्टैटिस्टिक्स को भी चूंकि फॉर्मल नोटेशंस की ज़रूरत होती है और रिप्रेजेंटेशंस की ज़रूरत होती है तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की मदद को आता है जब स्टैटिस्टिक्स ने अपने आप को फॉर्मली रिप्रेजेंट करना होता है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट अलाइड थ्योरी जो इसके साथ मैच करती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी, which is basically considered as a branch of mathematics. Crucial part of foundations of statistics to express ideas about randomness and uncertainty. So, for example, in the beginning, two things were possible. एक काम हो सकता है या एक काम नहीं हो सकता है, लेकिन इंसान ने अपनी ज़िंदगी की स्टडी से ये बात समझ ली कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हम यकीन से नहीं कह सकते कि एक काम होता है या एक काम नहीं होता। एक काम का होना कुछ मुख्तलिफ अवामिल के ऊपर डिपेंड करता है और ना होना भी कुछ मुख्तलिफ अवामिल पर डिपेंड करता है। तो हम एक ख़ास लेवल ऑफ सर्टनिटी या अनसर्टनिटी के साथ ये कह सकते हैं कि क्या काम होने जा रहा है और इस बात के होने का इम्कान कितना है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमें एटॉमिक थिंकिंग से निकाल के प्रोबेबिलिस्टिक या फजी थिंकिंग की तरफ लेके आए कि नहीं, मतलब ये नहीं होता कि हाँ होगा या ये कि नहीं होगा, बल्कि हम ये कहते हैं कि इतने परसेंट चांस है कि ये होगा या इतने परसेंट चांस है कि ये नहीं होगा. So in the domain, in the life where we live with uncertain situations, statistics and probability theory get together to give us these kind of insights in their daily life problems. और फिर जो एक मॉडर्न टर्म हमारे सामने आई जिसके अंदर आज आप लोग तबा आजमाई कर रहे हैं, दैट इज डेटा साइंस, राइट.
सो डेटा साइंस बुनियादी तौर पे किन चीज़ों के साथ डील करती है? इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट। बाय डेटाबेस वी मीन के एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा को कैसे मैनेज करना है। जब हम डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं तो हम ये बात कह रहे होते हैं कि हमारे पास मैसिव डेटा सेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं, और उन डेटा सेट्स को स्टोर कैसे करना है, इस तरीके से स्टोर करें कि हम उनको एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें, प्रोसेस कर सकें। डेटाबेस मैनेजमेंट देन मशीन लर्निंग आप सब लोग जानते हैं कि बेसिकली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिडिक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेटा की बेसिस के ऊपर हम चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ चीज़ें जो फ्यूचर में हमें लगता है कि होने वाली हैं हम उनको पहले से प्रिडिक्ट कर सकें, सो दैट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन। सिमिलरली कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैरी आउट डेटा एनालिसिस, ये सारा कुछ करने के लिए डेटाबेस को स्टोर कैसे करना है और उसको प्रोसेस कैसे करना है और उससे लर्न कैसे करना है, ये सारा कुछ करने के लिए हमें जिस कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है उसको भी हम डेटा साइंस की डोमेन में शामिल करते हैं। बुनियादी तौर पे मैं अच्छा यहीं यहाँ लोगों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं। मैं जब भी किसी डेटा साइंस के स्टूडेंट से बात करता हूँ तो द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल देम इज दैट don't merely think that you have come into data science. You have essentially computer scientists. आप बुनियादी तौर पर जिस डोमेन में आए हैं या जिस ओरिएंटेशन में आपको डेटा साइंस में दाखिल किया गया है, दैट इज कंप्यूटिंग साइंस और कंप्यूटर साइंस. But the focus is that we will be urging you to focus more on those problems which are based in data. हम आपको डेटा ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा सिखाना चाहते हैं बनस्पत ये कि हम एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग वैसे ही रहेगी, एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ कहाँ से आएगा? कंप्यूटर साइंस से आएगा, राइट? सो यू विल बी टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, combining it with some like statistics, right? And then sophisticated tools, and you will be like striving to become the data scientist. So don't ever think yourself detached from computer science. You are essentially computer scientists, but it's just that computer scientist का काम क्या होता है? Problem solving using computers, using programming languages. So you will be doing the same. It's just that you consider yourself to be solving a little more specialized problems which involve data. और आजकल अगर हम कहें कि हमारे पास इमर्जिंग एप्लीकेशंस कौन सी हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, सो वी विल से लाइक कंप्यूटर विजन. कैन एनीबॉडी से व्हाट इज कंप्यूटर विजन? Boys, turn on your cameras. Boys, all the boys. Yeah, that looks good. आप मुझे देख पा रहे हैं तो आई वुड लाइक टू सी यू एज वेल. सो टेल मी एनीबॉडी, यू कैन टेल लाइक व्हाट इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन बुनियादी तौर पे किस चीज से रिलेट करता है कि लाइक द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू सी. जैसे हम देख रहे हैं तो क्या कंप्यूटर्स भी ऐसे देख सकते हैं? देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कैमरा से किसी चीज को रिकॉर्ड कर लेना. हमारी आंखें कैमरा के तौर पे तो बिहेव करती हैं, राइट? लेकिन इन एडिशन टू दैट व्हेन आई लुक एट समथिंग आई कैन रिकॉग्नाइज व्हाट इट इज. सो कंप्यूटर विजन का मतलब ये है कि कंप्यूटर किसी चीज को देख पाए और देखकर पहचान भी पाए कि ये चीज क्या है, राइट? सो कंप्यूटर विजन इज समथिंग जो इमेज प्रोसेसिंग के साथ हम उसको मिला लेते हैं कभी कभी. रिकमेंडर सिस्टम्स है, राइट? मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आपको लाइक यूट्यूब पे वीडियो रिकमेंडेशंस आती हैं, फेसबुक के ऊपर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आती हैं. तो वो किस बेस के ऊपर आ रही होती हैं? आपकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर, एंड सो ऑन सो फॉर. अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स पे जो कुछ कर रहे होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ इट. प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स, कुछ चीज़ें हम प्रोडिक्ट करना चाहते हैं. फ्रॉड एंड अनॉमली डिटेक्शन, कि किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं कोई फ्रॉड या अनॉमली तो नहीं हुई. ये काम भी हम स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे कर रहे हैं. रिस्क असेसमेंट है. बैंक से अगर किसी को लोन देते हैं तो वो आपकी पूरी एप्लीकेशन लेके, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लेके आपके लाइक उसकी पूरी रिस्क असेसमेंट करते हैं कि इस बंदे को लोन देना कितना रिस्की है. सो अगर एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रिस्क असेसमेंट आती है तो बैंक आपको लोन देने से रिफ्यूज़ कर देता है. एंड सिमिलरली वेरियस अदर सोशल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज आर इंक्लूड वेयर दिस थिंग इज largely applicable. Okay, any questions?
नो सर। बिलाल अहमद, बिलाल अहमद दो जगह से साइन इन हुए हैं। ओके। आदिल खलीली, आदिल, आदिल अपना कैमरा ऑन कीजिए। आदिल आप हमें सुन रहे हैं? आदिल कहीं चले गए हैं साइन इन करके। अहमद हसन, अहमद हसन आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। आमिर भी बैठे हैं। अम्मार, अम्मार, अम्मार कहाँ है अम्मार? ओके, अम्मार आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। बिलाल, बिलाल आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। सॉरी यार, तुम मुझे दो बार क्यों नजर आ रहे हो? ओके। गुलाम सरवर, गुलाम सरवर आप भी हमें नजर आइए प्लीज। गुलाम सरवर हमें नजर आ रहे हैं। ओके। गुलाम सरवर ने कान में टूटियां भी लगाई हुई हैं। उसामा, अहमद हसन आप अपना माइक बंद कर दें। गुलाम सरवर आप भी बंद कर दें। उसामा, उसामा भाई आप भी हमें नजर आए। उसामा भाई हमें नजर आने से कासिर हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड सी हु एल्स इज। आफ्ताब, आफ्ताब हैं हमारे साथ। आफ्ताब आप भी कैमरा ऑन कीजिए अपना बेटा। ओके। फहद, फहद कहाँ है फहद? आप फहद हैं? ओके। गजाली, मोहम्मद अल गजाली। ओके। मोहम्मद हमीद, मोहम्मद हमीद, हमीद हैं। ओके, ओके ग्रेट। लुबाबा, लुबाबा भाई नहीं है। ओके। नौमान, ओके। शारिक, शारिक, शारिक नहीं है। उमर, ओके। शारिक भाई अपना कैमरा ऑन करें ना, आप वहाँ को देखना चाहते हैं। ओके। हाँ, लाइट ने तो बहुत अयाशी करवाई हुई है यार हमारी। ओके। उमर दराज, उमर, वसीम, सईद, वसीम नज़ीर। ओके, ओके। और ऑल द गर्ल्स आर अप देयर टू। सब लोगों को आवाज आ रही है? समरा, सबा, हु एल्स इज देयर? मनाहिल एंड ईशा, अनीसा, आमना, और ये अमान तस्कीन। लड़का है या लड़की हैं? अमन या अमान, whatever that is. Sorry, so your name is Aman, you spell it like A-M-A-N? Okay, just make it correct so that it is not misleading for us. Okay, चलिए जी आगे चलते हैं। Okay, so now we will try to answer the question, what is data? हम ये तो कह चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या अहमियत है, डेटा की क्या अहमियत है।
लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं कि डेटा बजाते खुद क्या होता है, ठीक है। सो डेटा कैन बी नंबर्स। मिसाल के तौर पे आपसे मुतल्लिका कौन कौन से नंबर अहम हैं? यू हैव फॉर एग्जांपल अ फ़ोन नंबर, you have a date of birth, you have a weight, you have grades in different examinations, right, and so on so forth. So बहुत सारे ऐसे numbers हैं जो आपसे relate करते हैं, आपके घर का number भी है। So बहुत सारे ऐसे numbers हैं जो आपसे relate करते हैं और वो number आपके लिए अहमियत रखते हैं, right? Similarly, ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है, this is basically from National Health and Nutrition Examination Survey, which is conducted in the United States every year. So they like convey lots of things about their population. Okay, now data is not bound to be just numbers. Data can be images as well. So मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आपके आम कैमरास के अंदर भी ये सलाहियत अब मौजूद है कि वो आपके फेस को रिकग्नाइज कर लेते हैं, यानी किसी भी गिवन इमेज के ऊपर जिसको आप लाइक उसके उसके ज़रिए कैप्चर करना चाहते हैं, अगर आप उसको उसके ऊपर फोकस करते हैं तो उसके अंदर ये सलाहियत एम्बेडेड है अब कि वो पूरे पिक्चर में, पूरे फ्रेम के अंदर से रिकग्नाइज कर ले कि ह्यूमन फेस कहाँ कहाँ पे है, राइट। सो दैट्स अ बिट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। अब जो इमेज होता है वो बैकएंड पे जाहिर है किस तरह से किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। सो इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स, एंड एवरी पिक्सल हैज like some value which is basically red, green or blue or a combination of these three values, right? So कि हर जो इमेज होता है वो पिक्स उसका बेसिक यूनिट पिक्सल होता है, और पिक्सल के अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक हो सकती है, ग्रीन की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक हो सकती है, और ब्लू की वैल्यू भी 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। सो जो सारी कलर रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इमेज के अंदर वो बेसिकली इन्हीं पिक्सल वैल्यूज की वेरिएशन के ऊपर बेस करती है, राइट। सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कलर्स कंप्यूटर में कितने होते हैं? डू यू नो? किसी को पता है कितने कितने कलर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं कंप्यूटर में? लेकिन हमें तो यहाँ पे बहुत सारे कलर नजर आ रहे हैं जी। तो टोटल कलर कितने हो सकते हैं? 257। ओके, सो बेसिकली देखिए, आपके पास रेड में 256 पॉसिबिलिटीज हैं, ग्रीन में 256 पॉसिबिलिटीज हैं, और ब्लू में भी 256 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कलर्स दैट यू कैन रिप्रेजेंट ऑन अ पिक्सल आर 256 इंटू 256 इंटू 256। कितना बनता है? कैलकुलेटर से करके देखें। इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन तो हमसे होती नहीं है। 256 ज़रब 256 ज़रब 256, सो 3,93,216 डिफरेंट कलर्स कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं यूजिंग द RGB स्कीम, फंडामेंटली प्रिमिटिव अंदाज में अगर हम बात करें, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट? सो बेसिकली जब आप इमेजेस को प्रोसेस करते हैं तो ज़ाहिर है आप उनको बहुत सारी लेयर्स ऑफ प्री प्रोसेसिंग से गुजार के अल्टीमेट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। आजकल आप जानते हैं कि एक फॉर एग्जांपल बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसके ऊपर लोग काम करते हैं, दैट इज़ फेस रिकग्निशन। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट्स के ऊपर क्रिमिनल्स का डेटा अक्सर स्टोर्ड होता है, ठीक है, और वहाँ पे ऐसे सोफिस्टिकेटेड कैमरास लगे होते हैं जो हाई रेजोल्यूशन में पैसेंजर्स के इमेजेस को कैप्चर करते हैं और अपने डेटाबेस के साथ मैच करके देखते हैं कि कोई पैसेंजर तो यहाँ से मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, राइट। सो फेस डिटेक्शन इज एन एंड लाइक रिकग्निशन इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लाइक कंप्यूटर विजन। सिमिलरली आपका जो सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट्स आपके इमेजेस ले रहे हैं, ज़मीन के इमेजेस भी ले रहे हैं और स्पेस के इमेजेस भी ले रहे हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर वो बहुत सारी प्रोडिक्शंस उन इमेजेस को प्रोसेस करके भी की जाती हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ वेदर। सो लाइक वी सेड दैट डेटा कैन बी नंबर्स, डेटा कैन बी इमेजेस, डेटा कैन आल्सो बी वर्ड्स। डेटा अल्फाज भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनेट टेक्स्ट बेस्ड डेटा से भरा पड़ा है।
आप कोई भी वेबसाइट खोलें, मिसाल के तौर पे अगर आप आम नॉलेज के बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक बहुत कॉमन सोर्स जो है वो विकीपीडिया है, राइट। विकीपीडिया को खोलें तो क्या मिलता है? Words, 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 and like those words combined to make sentences and then paragraphs and so on and so forth, right? So like data can be numbers, like data can be images, data can also be words, data words भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन वर्ड्स को या इन लाइक अल्फाबेट्स को या नंबर इन इन लाइक सेंटेंसेस को भी हमें प्रोसेस करना होता है, सो हम इस किस्म के डेटा को भी प्रोसेस करते हैं, इसको हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। So text processing is also an important field in data science now, right? So much so कि हमारे पास इस इतने sophisticated methods अब available हैं कि मिसाल के तौर पे आपके सामने अगर कोई तहरीर लिखी हुई है और आप चाहें कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम ये करे कि उस तहरीर का टॉपिक आइडेंटिफाई कर दे, मसलन रैंडमली किसी भी चीज़ को देखे, कंप्यूटर को क्या पता कि किस टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है, बट नाउ मशीन लर्निंग हैज़ टेकन दैट एडवांसमेंट दैट इट कैन सजेस्ट अ गुड टॉपिक फॉर दैट, कि टॉपिक क्या होगा इसका, राइट। हैरी पॉटर के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं ना। So Harry Potter is a very like famous novel series. तो हैरी पॉटर की एक बुक को लेकर उसके अंदर जो टेक्स्ट था उसको प्रोसेस किया गया विदाउट टेलिंग कंप्यूटर के हु इज द ऑथर ऑफ दिस, एंड इट वाज अलाउड टू चेक आउट ऑफ द डेटाबेस कि ये जिस किस्म की तहरीर है, क्या मुख्तलिफ तहरीरों को पढ़कर कंप्यूटर ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि इसका ऑथर कौन होगा, एंड कंप्यूटर वाज करेक्टली एबल टू प्रिडिक्ट कि ये तहरीर लाइक उस ऑथर की लगती है, हु इज ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। किसने लिखी हुई है हैरी पॉटर? I forget the name. Does anybody remember the name of the author of Harry Potter? जी? The name of Harry Potter series writer? J.K. Rowling, right. So like computer was able to correctly predict without being told that who wrote this book. उसने सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के और मुख्तलिफ टेक्स्ट सोर्सेज के साथ मैच करके उसने ये बताया कि ये तहरीर J.K. Rowling की लगती है। ओके, so like data can be numbers, like data can be images, like data can be text or words, data can be audio as well, right? क्या ऑडियो भी डेटा ही होती है? So how do you think we will be representing audio? जैसे हम कहते हैं इमेजेस को तो हम पिक्सल्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑडियो को किस शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे हम? अगर हम फिजिकल सेंस में बात करें तो जैसे हम बोल रहे हैं तो जाहिर है ये मामला जो है अकॉस्टिक्स का, ये फिजिक्स से रिलेट करता है और यहाँ हम साउंड वेव्स की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्यूटर्स के अंदर ऑडियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है और उसको तो दो ही बातें समझ आती हैं, या जीरो या वन, राइट। सो ऑब्वियसली जब ये चीज कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट की जाएगी तो इसको डिजिटली ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑल्दो फिजिकल लेवल के ऊपर ये एक साउंड वेव है, राइट। बट साउंड वेव की मुख्तलिफ इंटेंसिटीज को मुख्तलिफ डिजिट लेवल के जरिए एनकोड करके रिप्रेजेंट किया जाएगा कंप्यूटर्स के अंदर, सो उसके जरिए उसको फिर एनकोड करके और प्रोसेस करके बताया जाएगा कि एट द बैक एंड साउंड क्या जनरेट होता है, राइट। सो हम नंबर्स की फॉर्म में डेटा देख सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में डेटा देख सकते हैं, हम वर्ड्स की फॉर्म में डेटा देख सकते हैं और ऑडियो की फॉर्म में भी डेटा देख सकते हैं, राइट। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, राइट। आजकल आप देखते हैं कि आपको मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स, प्लॉट्स, चार्ट्स बने हुए मिलते हैं, राइट, जो आपको बता रहे होते हैं कि जी मतलब फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ नतीजा इस तरीके से आया, इतने फ़ीसद लोग ये कह रहे थे, इतने फ़ीसद सर्वेज़ के रिज़ल्ट जैसे आते हैं आपके सामने कि जी हमने सर्वे किया कि पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोग फ़लाँ चीज़ से मुतमईन है, तो इतने लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया, इतने लोगों ने यानी अदम एतमाद का इजहार किया और इतने लोगों ने किसी भी राय को देने से गुरेज किया, राइट। So visual representation of data has really taken boom of late, right? And
this thing dates back to like this is from 1855. 1855 में क्रेमिया के अंदर वॉर चल रही थी रशियन रीजन के अंदर, और ब्रिटेन फौजी वहाँ पे कंज्यूम हो रहे थे। तो इस दौरान जो ज़ख्मी फौजी आते थे, तो एक लाइक नर्स थी जिसने मुख्तलिफ औकात में जो जिन लाइक मिलिट्री पर्सनल की डेथ हुई, उनकी कॉज ऑफ डेथ डेथ को एक पाई चार्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट किया। आप जानते हैं ना पाई चार्ट क्या होता है? सो इट्स लाइक अ व्हील। एक जैसे व्हील की शक्ल में हमने चीज़ दिखाई होती है, और उसमें मुख्तलिफ प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप दुनिया का पाई चार्ट देखें तो उसमें दो हिस्से दिखाए जाएंगे आपको, करीब 30% खुशकी है और 70% पानी है, राइट? सो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली उसने क्या किया कि उसने मुख्तलिफ यानी हर महीने के अंदर, ये जैसे आपको ये एक महीना मार्च है, ये फरवरी है, ये जनवरी है, ठीक है, फिर इसके अंदर आपको मुख्तलिफ कलर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3, राइट? सो उसने हर महीने के अंदर जितने फौजी जो फौजियों की डेथ हुई, उनकी कॉज ऑफ डेथ के एतबार से उनकी उसने कैटेगराइजेशन की कि जी फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने में इतने फौजियों को जो है वो इंतकाल हुआ, तो उसमें से कितने फौजी वॉर वूंड्स की वजह से गए, कितने फौजी किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस वाज अ दिस इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट मीनिंगफुल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वरना हम हमेशा डेटा को नंबर्स की शक्ल में ही रिप्रेजेंट करते थे। और आजकल आप देखेंगे कि विजुअल्स का इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे वो पाई चार्ट्स हों या बार चार्ट्स हों या किसी भी किस्म के चार्ट्स हों, इनका इस्तेमाल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत कॉमन है, और इनको बहुत इफेक्टिव समझा जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो बिफोर आई मूव ऑन। क्या चीज़ रिपीट कर दूं? बेटा शुरू से तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, आई हैव टेकन एन आवर, तो मैं 1 घंटा रिपीट तो नहीं करूंगा। अलबत्ता ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, 10 बार भी देखना चाहें तो। वही मैं वही कुछ बोल रहा हूँगा, कबूल है आपको? ओके बेटा, असल में प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त अगर हम 25 लोग हैं, तो 25 डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन इंगेज्ड हैं। इनमें से कोई भी इंटरनेट कनेक्शन किसी भी टाइम फ्लक्चुएट कर सकता है। आपको आवाज़ ठीक आ रही है? सो लाइक जिनको आवाज़ ठीक आ रही है, यानी आवाज़ ठीक ना आने में दो इश्यूज हो सकते हैं। एक, मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो, अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगा तो किसी को भी आवाज़ ठीक नहीं आएगी। और दूसरा, आपकी तरफ प्रॉब्लम हो तो आपकी तरफ जिसके पास इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा होगा उसके पास वॉइस ब्रेकेज आ रही होगी। लेकिन एज आई सेड के जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें ब्रेकेज नहीं होगी, ये मैं अपलोड कर दूंगा तो ये आपको ठीक आवाज़ के साथ दस्तियाब होगा, राइट? Oh, thank you for your patience. So now we move on to another question. And the question is कि डेटा आता कहाँ? शुरू में हमने स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद के बारे में बात की कि क्या है, कैसे है, क्यों अहम है, हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट इन नेचर है क्या। एंड देन वी टॉक बेसिकली, इफ यू लाइक रिमेंबर, तो हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, राइट? So far we are talking, we are like building our up notion towards defining data, right? So अब हम अभी हमने ये कहा कि डेटा क्या है, और अब हम ये कह रहे हैं कि डेटा आता कहाँ से है, right? So let's answer this question: where do data come from? ओरिजिन के एतबार से डेटा की दो सोर्सेज हो सकती हैं। एक ऑर्गेनिक डेटा, और दूसरा, चलें हम ऑर्गेनिक का ऑपोजिट कहें तो इनऑर्गेनिक डेटा, या हम कहेंगे डिजाइंड डेटा कलेक्शन। अब ऑर्गेनिक डेटा को हम प्रोसेस डेटा भी कहते हैं। अब ऑर्गेनिक या प्रोसेस डेटा से क्या मुराद है, और डिजाइंड डेटा कलेक्शन जो है इससे क्या मुराद है, हम इन दोनों बातों को अब समझने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल देखिए, व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड इफ यू हैव लाइक अ क्वेश्चन टू आस्क, तो फील फ्री टू आस्क दैट क्वेश्चन, राइट? यू कैन इंटरप्ट मी, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे सामने इस वक्त स्लाइड्स नजर आ रही हैं, तो इवन इफ यू पिक अप योर हैंड आई माइट नॉट बी एबल टू से दैट। So like you can interrupt me and say that I have a question and we can take that up. Okay.
एंड अनदर थिंग इज दैट सिंस अब हमारी क्लासेस जो हैं वो 1.25 घंटे पे शिफ्ट हो गई हैं, तो होपफुली अब हमें ऑनलाइन क्लासेस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आज की ऑनलाइन क्लास जो कि ऑलरेडी शेड्यूल थी और हम काफ़ी बिहाइंड शेड्यूल हैं ऑलरेडी, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि हम आज की क्लास ऑनलाइन ले लें ताकि हम कुछ चीज़ें कवर कर लें। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी एबल टू लाइक टेक आवर फिजिकल क्लासेस एंड वी होप दैट वी विल ट्राई टू मेक द मैक्सिमम ऑफ दोस, राइट। तो जो हमारा अगला जो लेक्चर होगा लाइक जो गालिबन फ्राइडे को है, and then from next weeks onwards we will be taking our physical classes, 2 physical classes, and that will suffice for us. Okay. लेकिन एक चीज़ फिर भी दस्तयाब हो सकती है कि मिसाल के तौर पे इफ़ एट टाइम्स यू हैव टू लाइक डिस्कस सर्टन थिंग्स, अब लाइक जैसे हम ऑफिस आवर्स कर लें या जो भी करें, तो यू कैन स्टिल रिक्वेस्ट सम डिस्कशन सेशन, जिसमें अगर आपको कोई सवाल जवाब पूछने हैं और हमारे पास वक्त जो है वो क्लास में इतना नहीं बच पाता, तो यू कैन स्टिल रिक्वेस्ट एन ऑनलाइन सेशन। वी कैन ऑलवेज अरेंज अ सेशन एंड लाइक पढ़ने के लिए हम क्लासरूम को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए फॉर एग्जांपल हम इस सेशन को अभी भी ये आपको दस्तयाब होगा इफ़ यू वांट सो। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट, हमने कहा कि मतलब सोर्सेस के अतबार से कि डेटा आता कहाँ से, तो दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है ऑर्गेनिक या प्रोसेस डेटा। ऑर्गेनिक डेटा या प्रोसेस डेटा हम उस डेटा को कहते हैं जो हम खास तौर पे कलेक्ट नहीं करते, लेकिन किसी प्रोसेस के नतीजे के तौर पे हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा होता है। यानी हमारा मकसद डेटा कलेक्ट करना नहीं होता, लेकिन हमें वो डेटा मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। It's a combination of video and audio that we are recording and we are participating in a session. इस वीडियो या ऑडियो का पर्पस महज ये नहीं है कि वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड की जाए, इसका पर्पस ये है कि एक क्लास सेशन कंडक्ट किया जाए, राइट। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के तहत हम क्लास सेशन कंडक्ट करते हुए हमें ऑटोमेटिकली एक अदद वीडियो विद ऑडियो दस्तयाब हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये जो डेटा आया है ये ऑर्गेनिक प्रोसेस से आया है, यानी हमने डेटा कलेक्शन करने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं की कि चले यार आज हमें एक वीडियो चाहिए चलो आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सो लाइक जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो। नो, we needed to do something else, and while doing that we were, as a byproduct we were getting। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे से कोई कहता है यार तुमने कभी कोई ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट किया है, आई वांट टू लाइक कैरी आउट अ रिसर्च स्टडी ऑन दैट कि ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे होते हैं और क्या होता है, सो आई कैन से ओके आई हैव अ वीडियो, आई कैन शेयर दैट वीडियो विद यू, राइट। So that this data can be used by anyone for any purpose of any kind of study that someone wants to carry out, but this data is not planned recorded, this data is basically organic, क्योंकि हमारा मकसद डेटा कलेक्शन नहीं, हमारा मकसद लेक्चर रिकॉर्डिंग है, राइट। हमें लेक्चर कंडक्ट करना था। सो इसी तरीके से अगर आप किसी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, आप उस स्टोर पे जाते हैं, आप कुछ चीज़ें खरीदते हैं और आपको इन दी एंड एक रिसीप्ट थमा दी जाती है जिसके ऊपर उन तमाम चीज़ों की लिस्ट होती है, उनकी प्राइस होती है और टोटल प्राइस लिस्टेड होती है, ठीक है। सो अगर मिसाल के तौर पे अगर हम एक बड़े स्टोर की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे इम्तियाज़ है, तो इम्तियाज़ के ऊपर रोज़ाना मिलियंस ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। सो कितनी चीज़ें कौन सी और कितनी चीज़ें बिकी ये वहाँ से रिपोर्ट्स में निकल आएगा, राइट। सो वी विल हैव लॉट्स ऑफ डेटा, बट उनका स्टोर बनाने का मकसद डेटा कलेक्ट करना नहीं है। उनका स्टोर बनाने का मकसद क्या है? टू सेल थिंग्स एंड मेक प्रॉफिट, राइट। बट इन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट डेटा हमें मिल रहा है, सो वी विल से दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक डेटा कलेक्शन, क्योंकि हमने ये इतना बड़ा स्टोर डेटा कलेक्शन के लिए नहीं बनाया, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके प्रोडक्ट के तौर पर हमें डेटा ऑटोमेटिकली मिल रहा है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट्स का डेटा है। स्टॉक मार्केट्स के डेटा को लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट्स बनाने का मकसद स्टॉक मार्केट्स का डेटा जनरेट करना नहीं है, बल्कि कारोबार करना है। सो वी विल अगेन कॉल इट ऑर्गेनिक डेटा प्रोसेस, ऑर्गेनिक डेटा कलेक्शन और प्रोसेस डेटा, राइट। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स अगर आप यूज़ करते हैं या यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर आपकी व्यूइंग हिस्ट्री है। उनका पर्पस व्यूइंग हिस्ट्री कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उनका पर्पस बिजनेस करना है।
लेकिन व्यूइंग हिस्ट्री आपको ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिल रही है। अब आप देखते हैं कि नेटफ्लिक्स पे आप जिस किस्म का कंटेंट देखेंगे या यूट्यूब पे जिस किस्म का कंटेंट देखेंगे, आपको उसी टाइप का कंटेंट रिकमेंड किया जा रहा होगा। क्यों रिकमेंड किया जा रहा होगा? क्योंकि यूट्यूब या नेटफ्लिक्स दोनों ये चाहते हैं कि आप उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, राइट? तो उसके लिए वो आपको एंगेज रखना चाहेंगे, और एंगेजमेंट के लिए वो चाहेंगे कि वो आपको ऐसा कंटेंट निकाल निकाल के दिखाते रहें जो आपकी पसंद का है, ताकि इस बात का इम्कान बढ़े कि आप इसके साथ एंगेज रहेंगे। बट द पर्पस अगेन इज नॉट प्राइमरली टू कलेक्ट द डेटा, बट टू प्रोवाइड अ सर्विस एंड डू अ बिजनेस। इसी तरीके से वेब ब्राउजर एक्टिविटी है। लाइक अब आप ये देखें कि आप, मिसाल के तौर पे आपको एक माइक खरीदना है, ठीक है, और आप गूगल में या दराज पे या कहीं भी एक माइक सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको क्लोज करते हैं और फेसबुक खोलते हैं, तो फेसबुक पे आपको माइक्स के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। डू यू सी दैट? ऐसा होता है ना? दिस इज वेरी कॉमन, राइट? सो दैट मीन्स, अच्छा अगेन, अब वेब ब्राउजर जो के पास जो डेटा आ रहा है, उसका वेब ब्राउजर इसलिए नहीं बनाया गया कि आपकी ब्राउजर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाए, बल्कि ब्राउजर का पर्पस ये है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें वेबसाइट्स को खोलने के लिए, ब्राउज करने के लिए। लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट डेटा भी जनरेट हो रहा है। सो अगेन वी विल कॉल इट ऑर्गेनिक डेटा और प्रोसेस डेटा। इसी तरीके से स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो कुछ हो रहा होता है, उनका पर्पस, मिसाल के तौर पे एक बैट्समैन के कैरियर स्टैटिस्टिक्स हैं बैटिंग के, ठीक है, वो कैरियर्स यानी जो बेसिकली हमने इकट्ठे किए हुए हैं, वो बुनियादी तौर पे इसलिए नहीं इकट्ठे, हमने उसको बैट्समैन इसलिए नहीं बनाया कि हमें स्टैट्स चाहिए तो तू जाके बैटिंग कर, बल्कि वो बैट्समैन है तो उसके स्टैटिस्टिक्स बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिल रहे हैं, राइट? सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक और प्रोसेस डेटा। सिमिलरली किसी जगह पे अगर हम टेम्परेचर या पोल्यूशन सेंसर्स लगा के वो रीड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर नेचुरली एग्जिस्ट करता है, पोल्यूशन नेचुरली एग्जिस्ट करता है, वी आर जस्ट गेटिंग इट थ्रू सेंसर्स। ओके, अच्छा, अब ऑर्गेनिक डेटा जो होता है, यानी जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है मुख्तलिफ ऑनगोइंग प्रोसेसेस के नतीजे के तौर पे, ये बहुत बड़ा डेटा होता है। लाइक दिस इज ऑलवेज गोइंग ऑन, एंड लाइक दिस इज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा, राइट? सो अब चूंकि डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दिस हैज जनरेटेड लाइक दिस टर्म, दिस बज वर्ड दैट इज रिगार्डेड एज बिग डेटा, ठीक है? हम बिग डेटा इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अवेलेबल इन ह्यूमंगस वॉल्यूम नाउ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, baseball games, meals ordered at McDonald's on a given day, changes in temperature on a given day in a particular city. We get lots of data from everywhere, all around the world. Okay, so अब होता क्या है कि processing requires significant computational resources, and data scientists का काम क्या है? Mine these data to study trends and uncover interesting relationships, right? I will take a pause here. ये जो particular slide इस वक्त आपके सामने है, this is like gist of whatever we have talked about so far. So I would ask you to like go through it once and ask if you have any question, if something is confusing you. Okay, जब तक आप इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि पढ़ना तो नहीं है, तो मैं उतनी देर एक गिलास पानी पिया हूँ। Okay, so any questions?
और नो क्वेश्चंस? सब अच्छा है। चलो ये तो बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा, अब अभी तक हमने दो टाइप्स में से एक टाइप के बारे में बात की जिसका नाम था लाइक ऑर्गेनिक डेटा कलेक्शन या प्रोसेस डेटा कलेक्शन, कि हम किसी ऑन गोइंग प्रोसेस से डेटा हासिल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर डिज़ाइन करके डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ स्टडी क्या होती है कि नहीं, हम किसी ऑन गोइंग प्रोसेस से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने बाकायदा कोई काम शुरू ही इसलिए किया है कि हम डेटा कलेक्शन कर सकें। मिसाल के तौर पे, individuals sampled from a population and interviewed about opinions on a particular topic। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप दुनिया में मिसाल के तौर पे दुनिया में एक बहुत बड़ा टॉपिक इस वक्त ये है कि जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो दुनिया को बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर, मतलब हमारे यहाँ चूँकि गरीबी बहुत है तो यहाँ किसी को इस बात का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, अगरचे हम भुगत रहे हैं फ्लड्स की सूरत में इस चीज़ को। लेकिन दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्न, यानी सबसे बड़े स्केल पर, सबसे यूनानिमस अंदाज में दुनिया जिस चीज़ पे, महाजब दुनिया जिस चीज़ पे एग्रीड है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रॉब्लम है। ठीक है। सो मिसाल के तौर पे आप इंडिविजुअल्स को सैंपल करें। सैंपल का मतलब समझते हैं क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा आपने लफ्ज सैंपल। तो सैंपल क्या होता है? या इन अ वे यू कैन से अ पार्ट ऑफ डेटा। सो लाइक हम सैंपल करते क्यों हैं? बिकॉज अक्सर हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हम सारे डेटा को प्रोसेस कर सकें। आइडियल तो ये है कि सारा डेटा आपके पास दस्तियाब हो, लेकिन अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, वक्त की कमी होती है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सो वी हैव टू यूज सैम्पल्स। सैंपल के अगेंस्ट दूसरे टर्म क्या है? पॉपुलेशन। जैसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सैंपल्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम उस पूरी आबादी को कहते हैं जिससे वो सवाल मुतल्लिक है, लेकिन हम उस वो सारी आबादी से वो सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता। तो हम उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं किसी प्रोसेस की बुनियाद के ऊपर, और उन जो सेलेक्टेड लोग हैं हम उनको कह देते हैं अ सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। राइट? तो आप पॉपुलेशन में एक सैंपल लेते हैं एंड यू इंटरव्यू देम अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। आप कहते हैं जी अच्छा फलां टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है। मिसाल के तौर पे आप एक सर्वे करते हैं, आप कहते हैं जी अच्छा जी आने वाले इलेक्शन के अंदर आप किस पार्टी को वोट देंगे। ठीक है। अब आप देखते हैं कि टेलीविजन के ऊपर मुख्तलिफ सर्वेज के रिजल्ट अक्सर बताए जा रहे होते हैं कि इतने फीसद लोगों की राय है कि हाँ ये बात ऐसे ठीक है, इतने फीसद लोग समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, और इतने फीसद राय लोगों ने कोई भी राय देने से गुरेज किया। नाउ द थिंग इज, क्या जो टीवी के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं मुख्तलिफ सर्वेस के, क्या वो दुरुस्त होते हैं? हम फर्ज करते हैं कि ठीक है, एक सर्वे है जो जो 1,000 लोगों से किया गया है और उसके रिजल्ट्स एग्जैक्टली जो थे वही पेंट किए गए हैं टेलीविजन के ऊपर। तो क्या हम उन नताइज को क्रेडिबल तस्वर करेंगे या नहीं? वाई? जी। ओके, दिस इज अ साउंड थिंग टू से कि चूंकि सारी पॉपुलेशन से तो नहीं पूछा। राइट? मिसाल के तौर पे आप एक हल्के में जाते हैं, आप कहते हैं जी यहाँ आप किसको वोट देंगे, वो कहते हैं जी मैं फलां पार्टी को वोट दूंगा, दूसरा कहता है दूसरे को दूंगा। आप कहते हैं जी मैंने 1,000 लोगों से पूछा तो 600 लोगों ने कहा कि वो इस पार्टी को वोट देगा, लिहाजा ज़्यादा इम्कान ये है कि ये पार्टी जीत जाएगी। लेकिन उस हल्के में टोटल वोटर्स की तादाद हो सकता है 1.5 लाख हो, तो आपने 1.5 लाख लोगों से तो बहरहाल नहीं पूछा। अच्छा, सो इन स्पिरिट हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होना, उस सैंपल का पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अक्सर ये नताइज ज़्यादा गलत भी साबित नहीं होते। ठीक है। सो जहां ये बात हम मान रहे हैं कि हम इनको एग्जैक्टली दुरुस्त तस्वुर नहीं कर सकते, इनमें हमेशा मार्जिन रहेगा एरर का, वहीं हम ये बात भी जानते हैं कि हमें ट्रेंड का अंदाज़ा भी इन्हीं सर्वे से होता है। तो अब हमारा बुनियादी सवाल ये बन जाता है कि ठीक है,
हम सारे लोगों से तो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते डेटा कलेक्ट, क्योंकि हम इतने लोगों, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना वक्त नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है, सब लोग दस्तयाब नहीं हो सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे तरीके फिर इतने बेहतर हों, इतने अच्छे हों कि जो नताइज हम लेके आए वो एक्सेप्टेबल हों। ये काम हम कैसे करते हैं, इसको हम आगे चल के स्टडी करेंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल वी से ट्वीट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्विटर एंड कोडेड टू एनालाइज हाउ ऑफन पीपल आर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। अब जो ट्वीट आपने ट्विटर से निकाले हैं उनका और कोई पर्पस नहीं है सिवाय इसके कि आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, राइट। सो वी विल कॉल इट डिजाइंड डेटा कलेक्शन, राइट। सम कॉमन फीचर्स ऑफ डिजाइंड डेटा कलेक्शंस। कुछ कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं कॉमन डेटा डिजाइन डेटा कलेक्शन के, राइट। One, sampling from populations, administration of carefully designed questions। कि ऐसे जितने भी डेटा कलेक्शंस होती हैं जिनको हम डिज़ाइंड डेटा कलेक्शन कहते हैं, कि हमने बाकायदा डिज़ाइन करके, बाकायदा प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके किसी टॉपिक पे डेटा कलेक्ट किया है, उसमें एक चीज़ कॉमन ये होगी कि हमेशा आपको एक सैंपल का डेटा मिलेगा, पूरी पॉपुलेशन का डेटा वो नहीं होगा, और आपको बताया जाएगा कि हमने ये जो पॉपुलेशन थी उसमें से सैम्पलिंग कैसे की है। ये जो सवाल है कि पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग कैसे की गई है, ये बात इस आउटकम को डायरेक्टली मुतासर करती है कि आपके नताइज को कितना क्रेडिबल माना जाएगा। स्टैटिस्टिक्स हमें ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे तरीके बताता है कि अगर आप इस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे तो नताइज क्रेडिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। वो तरीका क्या है उसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, देन टिपिकली डेटा सेट्स आर मच स्मॉलर कंपेयर टू ऑर्गेनिक और प्रोसेस डेटा सेट्स। तो जैसे हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक डेटा आ रहा होता है, प्रोसेस से डेटा आ रहा होता है, वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा डेटा होता है कंपेयर टू दैट जो आपकी डिज़ाइंड डेटा कलेक्शंस होती हैं, जो कि उसमें आपके पास रिसोर्सेज महदूद होते हैं और आपने महदूद वक्त में महदूद रिसोर्सेज में रह के काम करना होता है। तो आमतौर पर जो डेटा सेट्स डिज़ाइंड डेटा कलेक्शन के तौर पर हमें मिलते हैं वो ऑर्गेनिक या प्रोसेस से आए हुए डेटा सेट्स की निस्बत काफ़ी छोटे होते हैं। That makes sense. And data collected for very specific reason rather than simple reflection of ongoing natural process। ठीक है, तो यहाँ जो होता है बहुत ख़ास कोई सवाल होता है जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक डेटा होता है वो तो जनरली उस एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब चीज़ें इकट्ठी उसमें हम गैदर कर रहे होते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन डेटा कलेक्शन होती है वो किसी पर्पज़ के लिए होती है, तो हम उसी पर्पज़ से मुतल्लिक चीज़ें उसके अंदर कवर कर रहे होते हैं। अब यहाँ सबसे अहम चीज़ क्या है कि जब आपने डेटा कलेक्शन को डिज़ाइन करना है तो उसमें सैम्पलिंग कैसे करनी है, सैम्पलिंग कैसे होगी, इसके बारे में हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे। क्या आपने वैसे सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा है कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है? ओके, ओके। what do we mean by random? Hmm. Okay, okay, right, right, right. Anyone else who would like to add something to it? Okay, 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 ओके। फंडामेंटली जो पहले स्टूडेंट ने बात कही, पहले स्टूडेंट कौन थे, उनका नाम क्या है? जी, अब्दुल रहमान। तो जो बात अब्दुल रहमान ने कही वो बड़ी टू दी पॉइंट और बड़ी सादा और बड़ी क्लियर बात है कि हमें रैंडम सैंपल चाहिए होता है, राइट। We will talk about random sampling as we move on, but the credible sample is the one which is random sample, right? So random sampling क्या होती है और क्यों अहम होती है और क्यों credible होती है, इसके बारे में हम मजीद बात थोड़ा सा आगे चलते करेंगे, but you was right in saying that. Okay, the next thing is, एक बहुत अहम सवाल डेटा के बारे में ये होता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास है
जिसकी बुनियाद पे हम कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं वो IID है. Now what does IID means? I is independent and letter ID means identically distributed. हम हमेशा उस डेटा को बेहतर डेटा तस्वर करते हैं जो IID प्रॉपर्टीज का मुतहम्मल हो. और IID का मतलब हमने क्या बताया कि वो इंडिपेंडेंट हो और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. इन दो बातों का मतलब क्या है, वैसे हम इनके बारे में भी मजीद आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका अमूमी मतलब क्या है. Observations on variable of interests are completely independent of all other observations and arising from a common distribution, right? This in some way it also relates to we just that thing that we just talked about, that is random sampling. Okay, हम ये कहते हैं कि जो observations हैं किसी भी वेरिएबल के बारे में, जो चीज़ आप, जो डेटा पॉइंट आप नोट कर रहे हैं, those are completely independent of all other observations. यानी आपने दो पॉइंट्स उठाए, वो दोनों पॉइंट्स आपस में कोरिलेटेड नहीं होंगे, उनका आपस में एक दूसरे पर किसी किस्म का इन्हिसार या इन्फ्लुएंस नहीं होगा, राइट. अच्छा, इस बात को हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं फाइनल एग्जाम स्कोर्स from a large intro to statistics class at a university are independent observations from a common normal distribution. Normal distribution समझते हैं क्या होती है? आपने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का कोर्स भी अभी पढ़ा था डेटा कैंप पे, उसमें भी उसने बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. तो एनीबॉडी जिसमें ज्यादा, okay, okay, okay. Like syntactically we may say it like that, but we can have like thematically richer meanings out of it. ये जो shape आपको नजर आ रही है, हम इस shape के लिए एक specific name use करते हैं. Can you tell what is that name? This is the, you would have seen that this is the shape of normal distribution. Normal distribution की shape यही होती है ना? As you just said that the data is more towards the center. यहाँ ज्यादा डेटा सेंटर के पास है और सेंटर से जितना दूर जा रहे हैं उतना डेटा कम हो रहा है, राइट. सो लाइक लेस डेटा इज ऑन द एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट, एंड मोर डेटा इज नियर द सेंटर. और इस किस्म की शेप को हम कहते हैं बेल कर्व. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बेल कर्व? ओके, यू कैन सिंपली सी, आप गूगल करके देख सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होती है. It will tell you this kind of shape, ये आपको इसी किस्म की शेप दिखाएगा, and it will tell you that it basically makes a bell curve, right, where most of the data points are like near the center. Okay, so final exam scores from a large intro to stat class at a university are independent observation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है, फर्स्ट करें हम आपकी क्लास में से दो लोगों का किसी सब्जेक्ट में रिजल्ट उठाते हैं, ठीक है. फर्स्ट करें एक स्टूडेंट के मार्क्स 58 हैं, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 67 हैं, ठीक है, और तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स फिर 58 हैं, राइट. सो आई जस्ट टोल्ड यू थ्री ग्रेड्स कि पहला स्टूडेंट था उसके 58 थे, दूसरे के 62 थे और तीसरे के फिर 58 थे, ठीक है. अब क्या ये जो पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स मैंने उठाए हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं? फंडामेंटली मैं ये कहूंगा कि ये इंडिपेंडेंट है. यानी एक स्टूडेंट का स्कोर 58 है, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि दूसरे स्टूडेंट का स्कोर 62 है, और दूसरे स्टूडेंट का स्कोर 62 है, इस बात का कोई ताल्लुक इससे नहीं कि तीसरे स्टूडेंट का स्कोर 58 है. सबका स्कोर अपना अपना इंडिपेंडेंटली अचीव्ड स्कोर है, राइट.
अब ये इंडिपेंडेंट कब नहीं होगा? सो वी विल नॉट रिगार्ड इट एज इंडिपेंडेंट अगर हमें ये मालूम हो कि ये दोनों स्टूडेंट्स पास बैठे थे एंड दे वर चीटिंग। उसका मतलब ये होगा कि इस बात का इम्कान कि इन दोनों के स्कोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर हैं कम हो गया। देयर इज लाइक मोर चांस कि इनके स्कोर्स एक दूसरे के स्कोर से मुतासर हुए हैं क्योंकि ये करीब करीब बैठे थे और इन्होंने चीटिंग भी की थी। तो उस सूरत में हम इसको इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। नाउ यू गेट द पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि हमें दो स्टूडेंट्स के स्कोर सिमिलर मिले और हम कहें यार लेट्स इन्वेस्टिगेट कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो हमें ये मालूम पड़े कि ये दोनों स्टूडेंट ग्रुप स्टडी करते हैं और इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, तो इनकी तैयारी आम तौर पर एक जैसी होती है, राइट? So even in this case, we will not regard the data points as independent, right? Here the influence of group study will be visible, right? So हम IID डेटा चाहते हैं और IID से मुराद क्या है कि डेटा आइडेंटिक इंडिपेंडेंट हो और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है? So these are the two properties that we expect from data. That data should be like independent and identically distributed. अब इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है जब हमारे पास इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है? तो वी कैन एस्टिमेट फीचर्स ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेक इन्फरेंस अबाउट दोज फीचर्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिसीजन। अब जब हमारे पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है, तो हमारे लिए उसकी जो फीचर्स होते हैं उनको एस्टिमेट करना बहुत आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमें सबके स्कोर्स नहीं भी पता अगर, ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ों का पता है तो हम उनकी बेसिस के ऊपर बाकी चीज़ों का एस्टिमेट लगा सकते हैं। जैसे जनरली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये जानना चाहें कि लेट मी जस्ट टेल यू फॉर एग्जांपल, हम यहाँ चलते हैं, हम कहते हैं जी हम ज़रा जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड समथिंग लाइक दैट, हम इसके मुख्तलिफ, ठीक है। अब आप देखिए मैंने यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, इट सेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड, सो इसको ये बेल शेप्ड कह रहा है, राइट? दैट्स व्हाट आई जस्ट टेल यू, ठीक है, कि ये जो शेप है इसको हम, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है और इसको हम बेल शेप कहते हैं, राइट? जैसे घंटी होती है ना, स्कूल में एक घंटी होती है, ठीक है, उल्टी लटकी हुई, सो इसी शेप की होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बेल शेप। So normal distribution is a bell-shaped symmetrical distribution in which the mean, median and mode are all equal. अब normal distribution में ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है, और ये बात हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये normal distribution की property है, राइट? सो अब जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी उसके मिन मैक्स के मुताबिक इन सब चीज़ों को उसके अंदर नॉर्मली मतलब कोई स्क्यू आमतौर पर नहीं होता, तो उसके ये सारी प्रॉपर्टीज एस्टिमेट करना हमारे लिए आसान हो जाती हैं। दैट्स व्हाई वी प्रेफर आवर डेटा टू बी independent and identically distributed. What if data are not IID? अगर डेटा इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर टेंड टू हैव सिमिलर स्कोर्स। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुआ स्कोर। मेल्स एंड फीमेल्स माइट हैव डिफरेंट मीन्स। इसका मतलब ये है कि जनरली मिसाल के तौर पे किसी एक टाइप ऑफ सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल मेल्स ज़रा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, किसी दूसरे टाइप ऑफ सब्जेक्ट में फीमेल्स ज़रा बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस तरह का सब्जेक्ट शायद मेल्स ज़्यादा बेहतर पढ़ लेते हैं और इस तरह का सब्जेक्ट जो है शायद फीमेल ज़्यादा पढ़ लेती हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, डेटा इज़ इंडिपेंडेंट, इट डजंट मैटर कि ये मेल है स्टूडेंट या फीमेल है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स फ्रॉम सेम डिस्कशन सेक्शन में हैव सिमिलर स्कोर्स। तो जो ग्रुप स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर सिमिलर हो सकते हैं। इवन इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू रिगार्ड डेटा एज इंडिपेंडेंट and identically distributed, right? So dependencies and differences need to be accounted for in analysis. अगर data independent और identically distributed नहीं है, तो फिर जो नताइज हम डेटा से अखज़ करेंगे
हमें उनके बारे में मोहतात होना होगा। हम वो बातें जो इंडिपेंडेंट डेटा के बारे में कह सकते हैं, वही बातें हम जो ऐसा डेटा जो इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उसके बारे में नहीं कह सकते, राइट? बिकॉज द नेचर ऑफ डेटा influences the outcome or the conclusions that we make from data. So you need to ask, can we apply procedures that assume IID? And the answer is always dependent on this, that where does the data come from. अब यहाँ ये बात, वो जो पुरानी बात अभी हमने कही थी कि हम उस डेटा को क्रेडिबल डेटा तस्वर करते हैं, अगर तो वो प्रोसेस डेटा है तो फिर डिफरेंट बात है, अगर वो डिज़ाइन स्टडी है तो फिर उसको रैंडम सैंपल होना चाहिए, अगर डेटा रैंडम सैंपल नहीं है तो हम उसको उस तरह से क्रेडिबल तस्वर नहीं करेंगे। सो दिस इज वेयर वी एंड फॉर नाउ। थोड़ी सी बात हम डेटा टाइप्स के बारे में अब करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर, राइट? Do you feel like having a 5 minute break or should we like continue? Okay. So we will talk a bit about variables. Variables के बारे में आप वैसे जनरली जानते हैं, कुछ चीज़ें आपने ये भी पहले से पढ़ रखी होंगी. We are talking more about like things that you know from background. Again, this is a sample from NHANES dataset, that is National Health and Nutrition Examination Survey, which is generally conducted around the year in the United States. So यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो आईडी है। सो आईडी कैन बी एनी रैंडम नंबर विच इज़ असाइंड टू अ पर्सन, ठीक है? तो यहाँ आपको सीक्वेंशियल आईडीज नज़र आ रही हैं किसी भी पर्सन के लिए। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आपको पता है कि आपके लाइक हाइट, वेट एंड डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। देन देयर इज रेस, राइट? यानी रेस से मुराद ये है कि आप किस ओरिजिन से बेसिकली बिलोंग करते हैं। आप मैक्सिकन अमेरिकन हैं, हिस्पैनिक हैं, नॉन हिस्पैनिक हैं, नॉन हिस्पैनिक वाइट या ब्लैक हैं या अदर हैं, या नेटिव अमेरिकन है, या वट एवर, राइट? तीसरा वेरिएबल है एज, कि आपकी उम्र क्या है। और उसके बाद है एक वेरिएबल विच इज सेइंग अडल्ट। बाय अडल्ट वी मीन इफ यू आर अबव 18, 18 or above, you are considered adult, so the value is 1. And if you are under 18, the value is 0, that means you're not adult. So ये different like variables हमारे पास recorded हैं। अच्छा, अब हम अगर इन variables को समझना चाहें कि ये किस type की values को represent करते हैं, तो like it increases our understanding of the data set. For example, age number को record कर रही है, right? Like age could be 1 years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, so on and so forth, right? Race is also indicated by a number, but actually it is not a number, it is representing some particular race at the big back end. मिसाल के तौर पे आप एशियन हैं, आप यूरोपियन हैं, आप मैक्सिकन अमेरिकन हैं, आप हिस्पैनिक ओरिजिन के हैं, या वट एवर, राइट? सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इफ यू सी। एज और रेस अपेरेंटली दोनों नंबर हैं, लेकिन एज न्यूमेरिकल वेरिएबल है जबकि रेस न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है। रेस इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ कैटेगरी। और यहाँ पे 3 और 5 का मतलब ये नहीं है कि 5 3 से बड़ा है। इट्स जस्ट दैट 3 इज रिप्रेजेंटिंग अ सेपरेट कैटेगरी and 5 is representing a separate category. Whereas when we talk about age, we know that 5 is bigger than 3. किसी की उम्र अगर 5 साल है तो वो ज्यादा है उससे जिसकी उम्र 3 साल है, and so on so forth, right? अच्छा, अब यहाँ मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हम दो वेरिएबल्स लेते हैं और हम इनकी एवरेज कंप्यूट करते हैं। तो क्या हम बीएमआई की एवरेज निकाल सकते हैं बॉडी मिसाल के तौर पे? चले हम बॉडी मास इंडेक्स, जैसे मैंने कहा कि आपकी हाइट और वेट की बेस पर निकाला जाता है कि आपका वजन और आपका आपका जो कद है, इनके दरमियान एक मुनासिब तनासब होना चाहिए, ठीक है? सो अगर हम बीएमआई का मीन निकालना चाहें तो क्या ये कोई मीनिंगफुल चीज़ होगी?
इट्स प्रीटी मच लाइक कि अगर हम आपकी हाइट्स का मीन निकालें, अगर हम आपके वेट्स का मीन निकालें, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम आपके बीएमआई का भी मीन निकाल लें. सो यस, इट विल बी अ लाइक समवट रीजनेबल थिंग टू डू, राइट? वी विल गेट सम आइडिया ऑन एवरेज लोगों का बीएमआई क्या है, और ये एक लेवल ऑफ हेल्थ को इंडिकेट करता है कि आपके कद के मुताबिक आपका वजन कितना होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, क्या हम रेस का मीन लें तो ये कोई मीनिंगफुल वैल्यू होगी? वाई? तो इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैटेगरी. ऐसा हो सकता है कि आप वन से जिस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको टू से कर दें और टू वाले को वन से कर दें. इट विल मेक नो डिफरेंस, आप कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट यू वांट टू सेग्रीगेट, यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैटेगरीज, एंड यू कैन यूज, एंड आप यहाँ एक दो तीन चार पांच की बजाय रेस में ए बी सी डी भी लिख सकते थे कि ए इज रिप्रेजेंटिंग दिस एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग दिस एंड सी इज रिप्रेजेंटिंग दिस, एंड दैट वुड हैव बीन perfectly all right, right? So these are basically two different types of variables. तो हमारे पास जो बड़ी बड़ी दो कैटेगरीज होती हैं वेरिएबल्स की, उनमें एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरे को कहते हैं क्वालिटेटिव. सो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में हमारे पास मजीद दो कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस और एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट, राइट? सो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो होते हैं दैट could take any value within an interval, and there are many possible values. बेटा माइक बंद करते हैं अपना. जी जी. ओके. सो कंटिन्यूस वेरिएबल्स एक इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जबकि डिस्क्रीट के अंदर फाइनाइट वैल्यूज होती हैं, लाइक यू कैन काउंट दोज वैल्यूज. और इसकी बजाय जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, राइट? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो आमतौर पे ग्रुप्स को कैटेगराइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसमें भी हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज होती हैं. एक को हम कहते हैं ऑर्डिनल, which are groups that have an order or ranking, and nominal, which are the groups which do not have any order, where order or ranking does not matter. So for example, अगर हम यहाँ कैटेगराइज करना चाहें एज को, तो एज सबसे पहले, क्या एज क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? Okay, if it is quantitative, will we take it as continuous or discrete? Really? Really? Why discrete or why continuous? एज बढ़ रही है, तो रोकें किसी तरीके से. सो वाई कंटिन्यूअस और वाई डिस्क्रीट? असल में इट डिपेंड्स ऑन. जी जी. पुत्र, प्लीज गो ऑन, से व्हाटएवर यू फील लाइक सेइंग. ओके 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 ओके, यस, ओके. लुक, इट्स लुक, हमें चीज़ों को इतना बाइनरी अंदाज में देखने की ज़रूरत नहीं होती. हम कुछ अजम्पशंस के तहत शायद ये कह सकते हैं कि एज डिस्क्रीट होती है, और हम बड़ी आसानी से ये भी साबित कर सकते हैं कि एज कंटिन्यूस होती है. अगर मिसाल के तौर पे एक सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हुए हम ये चेक लगा दें कि एज को होल नंबर्स में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है. मिसाल के तौर पे मेरी उम्र 22 साल 2 महीने है अगर, तो मुझे सिस्टम रिस्ट्रिक्ट करता है कि या 22 लिखें या 23 लिखें. ठीक है, वो मुझे फ्रैक्शन की इजाज़त नहीं देता. तो सिस्टम ने मुझे बाउंड कर दिया है कि आप एज को डिस्क्रीटली रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन अगर आप इन नेचर देखें तो एज कंटिन्यूअस है. मिसाल के तौर पे आप हर गुजरते हुए लम्हे में आपकी उम्र बढ़ रही है,
और आप ये नहीं कह सकते कि एज सेकंड्स में बढ़ती है, दिनों में बढ़ती है, घंटों में बढ़ती है। एज नैनो सेकंड्स, पिको सेकंड्स में भी बढ़ रही होती है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, राइट? हर गुजरता हुआ लम्हा आप उसको मिनट्स में मैयर कर सकते हैं, सेकंड्स में मैयर कर सकते हैं, मिली सेकंड्स में मैयर कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड्स में मैयर कर सकते हैं, नैनो सेकंड्स में भी मैयर कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इन इट्स वेरी नेचर एज इज कंटिन्यूअस। हाउएवर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको जबरदस्ती डिस्क्रीट बना ले तो अलग बात है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल देखिए, अडल्ट। अडल्ट में वैल्यू है 0 या 1। Like if your age is 18 or above, you're adult, so the value is 1, and if you're under 18, the value is 0, you're not adult. So what type of variable is it? Is it quantitative or qualitative? Qualitative. Okay. Now the next question is it nominal or ordinal? Do you know what are nominal and ordinal? So see again, nominal or ordinal, ये definitions हैं आपके सामने. Okay, so some people feel it is nominal and some people feel it is ordinal, right? Okay, चलिए हम अडल्ट का सवाल छोड़ रहे हैं। हमने ये तो तय कर लिया कि ये कैटेगोरिकल है, लेकिन हमने ये तय नहीं किया कि ये ऑर्डिनल है या नॉमिनल है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, ये सवाल जिंदा रखते हैं। So age, which is a quantitative variable, can be transformed into a categorical variable. Apparently तो ये quantitative है, 0 1 में है, लेकिन basically आप जानते हैं कि ये quantity को represent नहीं कर रहा, बल्कि ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपने यहाँ 0 का मतलब एज 0 का मतलब रखा हुआ है नॉन अडल्ट, और 1 का मतलब रखा हुआ है अडल्ट। अच्छा, चलें एक बात बताएं, अगर मैं कहूं नहीं, मैं 0 का मतलब अडल्ट रखूंगा और 1 का मतलब नॉन अडल्ट रखूंगा, डज इट रियली मैटर? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो फिर हम अपने सवाल पे वापस जाते हैं कि ये ये जो वेरिएबल है एज, ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल है? Okay, so it's when we first look at things can be a little bit murky, थोड़ी सी hazy हो सकती हैं, but when we dig deep, so किसी ना किसी context में जाके हमें उस बात को तय करना होता है कि कौन सी चीज़ किधर जाएगी। So I would agree with you now that अगर हम इसको अच्छा, इसके बजाय अगर हमें मिसाल देनी हो कैटेगोरिकल वेरिएबल में, ऐसी मिसाल देनी हो जहाँ जो रैंकिंग एग्जिस्ट करती है, यानी कोई ऑर्डिनल वेरिएबल हो, तो आप कोई मिसाल दे सकते हैं इसकी? मिसाल के तौर पे, समटाइम्स आपसे किसी क्वेश्चनेयर में सवाल पूछा जाता है कि क्या आप उस तालीम से जो आपको यहाँ मिल रही है मुतमईन है, और आपको नीचे ऑप्शंस दी जाती हैं, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, like neither agreed nor disagreed, or neutral about it, and then disagree and strongly disagree. So this is a categorical variable, but this is not nominal, this is ordinal, because categories जिन चीज़ों को represent कर रही हैं उनका आपस में ताल्लुक exist करता है। आप इनको randomize नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज़ को या आप high to low जाएंगे या low to high जाएंगे, आप randomize नहीं कर सकते कि आप strongly agree को 1 कह दें और strongly disagree को 2 कह दें। You will maintain the order in between those. ऑर्डिनल ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर ऑर्डर या रैंकिंग मैटर करती है। अगर आप उसकी तरतीब को तब्दील करेंगे तो मानी पे असर पड़ेगा। ठीक है,
जैसे मैंने अभी कहा कि आपसे एक सवाल पे ओपिनियन मांगी जाती है और आपको ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप डिसएग्री करते हैं या आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। ठीक है, फर्ज करें आप इनको स्केल कर देते हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक है, अब आप जानते हैं कि स्ट्रांगली एग्री के बाद एग्री की ऑप्शन आएगी, स्ट्रांगली एग्री के बाद स्ट्रांगली डिसएग्री की ऑप्शन नहीं आएगी, because this is how the things are increasing or decreasing on a scale. Whereas if we are talking about for example gender, male female, तो आप मेल को 1 से रिप्रेजेंट कर दें या फीमेल को 1 से रिप्रेजेंट कर दें, इट डजंट मैटर, इट्स योर ओन एनकोडिंग, यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में आप कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कैटेगरीज में ऑर्डर मैटर करता है तो वो ऑर्डिनल होगा, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो वो नॉमिनल होगा। राइट? ओके जी, सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम यहाँ पे अपना काम ख़त्म करते हैं, और नाउ वी विल सी इन द फिजिकल क्लास इंशाल्लाह। ओके।